Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. In our last video, we have discussed about financial statement of companies. तो वहाँ हमने बात की थी बैलेंस शीट की एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। उनका फुल फॉर्मेट हमने डिस्कस किया और उनकी सारी आइटम्स को हमने डिस्कस किया कि कौन से हेड्स बनाए जाते हैं, कौन से सब हेड्स होते हैं। तो अब उसी से रिलेटेड आपके बहुत ही स्मॉल स्मॉल से न्यूमेरिकल्स हैं। बेसिकली आपको इतना ही पूछा गया है कि ये आइटम है, इस आइटम को बताइए कि ये बैलेंस शीट के किस हेड में और किस सब हेड में है। जैसे मेन हेड्स दो ही थे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड एसेट। अब इक्विटी लाइबिलिटीज के आगे आपके पास जो है वो सब हेड्स थे, शेयर होल्डर फंड्स, लाइक आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। तो वो सब आपको जो है वो देखना है कि आपको जो भी आइटम पूछी जा रही है या तो वो बैलेंस शीट के हेड से बिलोंग कर रही है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के किसी ना किसी हेड से बिलोंग करेगी। दैट विल बी योर आंसर। तो इसी तरह आपको उसके न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में डेफिनेटली आपको 3 या 4 मार्क्स में न्यूमेरिकल मिलने वाला है फर्स्ट चैप्टर में से। तो सिंपली फॉर्मेट को देखें, आइटम्स को अच्छे से पढ़ें, हेड सब हेड के बारे में देखें दोबारा से, और न्यूमेरिकल्स आपके जो हैं वो बहुत इजीली आप उनको आंसर कर पाएंगे। अब नेक्स्ट जो है आपका बिल्कुल लास्ट चैप्टर है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली कि क्या होती हैं। 2 टाइप्स की थी, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो डाटा है, उस डाटा को सिर्फ बना के छोड़ देंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है कि आपने बैलेंस शीट बना दी, प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया, दैट इज ओके। नो, हमें तो बिजनेस के अंदर कुछ यूजफुल कंक्लूजन्स भी निकालने हैं। तो उसके लिए हम करते हैं हमारी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज, कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन्हें हम करते हैं एनालाइज। अब एनालाइज का मतलब होता है कि कुछ यूजफुल कंक्लूजन्स पर आप जो है आते हैं जब, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। तो यहाँ आपके पास जो है हमारा जो डेटा है वो एब्सोल्यूट फिगर्स में है, बैलेंस शीट में भी है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी है। तो ये आपको ज़्यादा कुछ क्लैरिटी से बताएगा नहीं कि करंट ईयर का डेटा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतनी सेल की, ये आपकी एसेट हैं, ये लाइबिलिटीज़ हैं। तो वहाँ आप कोई लिक्विडिटी के बारे में कि लिक्विडिटी कैसी है, या कंपनी की जो है वो प्रोडक्टिविटी कैसी है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, सोल्वेंसी पोजीशन कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, इसके बारे में आप ज़्यादा कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हमें कुछ टूल्स की नीड होती है, उन्हीं को कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है हमारा वो 2 टाइप्स में होता है। वन इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकेंड वन इज वर्टिकल। तो इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या है और वर्टिकल क्या है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। देखो, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ऐसे पैरेलल में आपके पास जो है ना, जब हम बैलेंस शीट बनाते थे हॉरिजॉन्टल तो क्या था, एक होता है ना वर्टिकल, वर्टिकल में है कि स्ट्रेट लाइन में सब चल रहा है। हॉरिजॉन्टल का मतलब कि पैरेलल में आपके पास चीजें हैं। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहता है कि आपके पास पैरेलल में जो है वो 2 ईयर्स या मोर देन 2 ईयर्स होंगे। वन इज योर प्रीवियस ईयर एंड अनदर वन इज योर करंट ईयर। तो आपको उन दोनों ईयर्स का डेटा को आपस में कंपेयर करके आप यूजफुल या मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकाल सकते हो, कि उनके एब्सोल्यूट फिगर्स को कंपेयर कर सकते हो या परसेंटेज में भी उनका जो है आप कंपैरिजन कर सकते हो। देखो, अब एक ईयर का डेटा खाली अगर हम पढ़ेंगे तो उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो हमें सिर्फ उस ईयर की इंफॉर्मेशन देगा। उससे हम कैसे बता सकते हैं कि हमने अच्छा किया या बुरा किया परफॉर्म, हमारा बिजनेस कैसा रहा। वो तो कंपैरिजन करेंगे लास्ट ईयर के साथ, तभी हम बता पाएंगे कि हमने पहले से बेटर किया या नहीं किया। तो वो हमें बताता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अब देखो, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ बैलेंस शीट जो है वो पुराने तरीके से बने। ये सिर्फ ये कह रहा है कि 2 ईयर्स का डेटा जब हम आपस में कंपेयर करें, चाहे बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म की हो जो नई बैलेंस शीट सीखी है हमने, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जो अभी सीखा है, उसमें बस 2 ईयर्स अगर ले लिए तो वो बन गया हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। कि जब आप 2 या मोर देन 2 ईयर्स को आपस में कंपेयर कर रहे हो, उनके परसेंटेज वाइज, जैसे आपने
इसी बुक में जो थर्ड बुक में हमने पढ़ा था ना कंपैरेटिव का चैप्टर, कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तो वहां हम क्या करते थे, कंपैरिजन करते थे ऑब्सोल्यूट अमाउंट्स का भी और फिर उनके परसेंटेज का भी, कि कितना परसेंट चेंज आ रहा है हमारा प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में। तो यहां पढ़ रहे थे कंपैरिजन, हमारे पास जो है वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का चैप्टर था, तो वो उसी बात को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को। बैलेंस शीट वहां पर आपने अपनी नए तरीके से ही बनानी है। तो इस जो आपका एनालिसिस है हॉरिजॉन्टल, इसको जो है आप डायनामिक एनालिसिस भी कहते हो। डायनामिक इसलिए क्योंकि ये चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है, कि ईयर टू ईयर जो चेंजेस हो रहे हैं उनको ये जो है आपको रिफ्लेक्ट करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायनामिक एनालिसिस। अब सेकंड जो है हमारा, दैट इज वर्टिकल एनालिसिस। तो देखो वर्टिकल एनालिसिस में जैसे भी हम बैलेंस शीट बनाए, आपके ऑब्वियसली न्यू जो है आपका मेथड जो आपने सीखा वर्टिकल बैलेंस शीट वैसा ही बनेगा, बिकॉज कंपनीज एक्ट वही बैलेंस शीट को जो है वो आपको बोलता है बाय रूल कि वैसा ही बनना है। तो वर्टिकल में एक सिंगल ईयर का डेटा होता है, दैट्स वाई ये कहता है बस वर्टिकली एक ईयर का डेटा है आपके पास, उसी को पढ़ के आप जो है वो अपने कुछ इंपॉर्टेंट जो मीनिंगफुल रिजल्ट्स हैं वो निकालो। तो फिर उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं रेशोज, जो हमने अकाउंटिंग रेशोज का चैप्टर पढ़ा था, कि अकाउंटिंग रेशो की हेल्प से हम देखते हैं कि करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज़ कितना आपस में चेंज हो रही हैं, या फिर हम टोटल को 100 मान के बाकी चीज़ों को उसके परसेंटेज में देखते हैं कि हमारी एक एक सिंगल लाइबिलिटी टोटल लाइबिलिटीज़ का कितने परसेंट है, एक एक सिंगल एसेट टोटल एसेट्स का कितने परसेंट है, टोटल जो सेल है कॉस्ट उसका कितने परसेंट है। तो ये सारे टूल्स हम यूज़ करते हैं वर्टिकल एनालिसिस में, जहाँ एक सिंगल ईयर का डेटा है उसी में से कुछ रिजल्ट्स निकालने हैं। तो इसको जो है वो ये चेंज नहीं होता क्योंकि ये सिंगल ईयर के डेटा है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है स्टैटिक एनालिसिस। ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डायनामिक या जो है स्टैटिक, दोनों का में से उसका सेकंड नेम पूछ लेगा कि स्टैटिक एनालिसिस कौन सा होता है, वर्टिकल वाला होता है हॉरिजॉन्टल वाला, तो आपने टिक करना है वर्टिकल वाला होता है क्योंकि उसको चेंज नहीं कर सकते, एक ईयर का डेटा है, चेंजेस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो ये तो हुई हमारे टाइप्स ऑफ एनालिसिस की बात। अब इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव कह लो या पर्पस कह लो क्या रहता है, कि हमें फाइनेंशियल एनालिसिस करना क्यों है। तो बेसिकली वी नो दैट कि हमें बिजनेस का पोजीशन जानना होता है, इसीलिए हम करते हैं। तो सबसे पहला तो यही है आपके पास कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी या अर्निंग कैपेसिटी को जानने के लिए, कि आपके बिजनेस की क्या पोजीशन है, कितना अर्निंग कैपेसिटी है, आप जो कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हो उसके ऊपर आप कितना रिटर्न अर्न कर रहे हो अपनी कैपिटल के ऊपर। इसके लिए हम जो है फाइनेंशियल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। वो टूल कोई भी हो सकता है, चाहे वो वर्टिकल एनालिसिस के टूल्स हों या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के टूल्स हों। तो हम एवरी ईयर जो है हमारी अर्निंग कैपेसिटी में कितना चेंज आ रहा है वो हम देखना चाहते हैं। देन बिजनेस की सोल्वेंसी पोजीशन, कि क्या बिजनेस अपने डेट्स को पे करने की पोजीशन में है या नहीं है। जैसे हम अकाउंटिंग रेशोज निकालते हैं, डेट एंड इक्विटी का रेशो, कि हमारे डेट पोर्शन कितना है, इक्विटी पोर्शन कितना है, या इंटरेस्ट हम कितना कवर कर पाएंगे, ये हमारी सोल्वेंसी पोजीशन को बताता है कि हमारी डेट पेइंग कैपेसिटी है या नहीं है। देन बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मेजर करना, कि बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, कितना उसके पास रिजर्व क्रिएट है, न्यू मशीनरी को हम हमारे अवेलेबल कैश से परचेज कर सकते हैं या नहीं, इस टाइप में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखना। देन जो है वो अदर फर्म्स के साथ एक कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, कि कंपैरेटिव स्टडी करनी है आपको कहाँ, अदर फर्म्स के साथ भी देखें तो अदर बिजनेसेस जो हैं वो सेम नेचर ऑफ बिजनेस जिनका है, हम उनके कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। बिजनेस की इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को पे करने की कैपेसिटी को देखना, कि बिजनेस अपना जो ड्यू इंटरेस्ट होगा और जो डिविडेंड है जितना भी हमारे शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करेंगे वो हम पे कर पाएंगे या नहीं। बिजनेस का ट्रेंड को जो है वो आइडेंटिफाई करना, कि हमारे बिजनेस का जो किस तरह से किस ट्रेंड में चल रहा है, हमारा बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग की तरफ है या एवरी ईयर प्रॉफिट हमारे डाउन जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं या डाउन जा रहे हैं, ये देखना। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को देखना, अब देखो किसी भी बिजनेस के बारे में आपको मैनेजमेंट की एफिशिएंसी देखनी है, तो ये देखो कि बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है, कि मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई उन पॉलिसीज का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं,
बिजनेस की सोल्वेंसी पोजीशन या लिक्विडिटी इंप्रूव हुई या नहीं, ये सब देखना। और मैनेजमेंट को यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि मैनेजमेंट जो है अपने डिसीजन मेकिंग कर सके। तो अब ये जो है हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि हम जो है यूजेस क्या है, मतलब हम जो फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं उसके यूजेस क्या है, क्यों करते हैं हम। फर्स्ट तो करते हैं ताकि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें कि बिजनेस में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहां पर हम जो है इन्वेस्टर को ये पता चले कि वो उसके लिए रिटर्न जो आएगी उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो उसकी रिटर्न सिक्योर है या नहीं, या जितना अमाउंट वो इन्वेस्ट करेगा वो सिक्योर है या नहीं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए भी एनालिसिस किया जाता है। देन क्रेडिट डिसीजन लेने के लिए, अब क्रेडिट डिसीजन में क्या है कि क्रेडिट हमें कस्टमर को ग्रांट करना है या नहीं, हमारी इतनी सोल्वेंसी लिक्विडिटी है कि हम कस्टमर्स को क्रेडिट उधार दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। डिविडेंड डिसीजन लेना कि हम कितना तो डिविडेंड जो है वो पे करेंगे और कितना जो है हम रिटेन करें बिजनेस में, बिजनेस को कितना नीड है रिटेन करने की। और जो भी हमारे बिजनेस में ट्रेंड आ रहे हैं उनको समझने के लिए कि हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या पहले से डाउन जा रहे हैं। और मैनेजमेंट को वेरियस डिसीजन लेने के लिए ताकि वो बिजनेस के वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दोनों के ऊपर ही जो है वो फोकस कर पाए। अब इसी से रिलेटेड हमें पढ़नी है इंपॉर्टेंस। देखो अब जो बातें पढ़ी ना लगभग वही बातें रिपीट होंगी क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स लगभग एक ही बात है। तो इंपॉर्टेंस जो है वो मैनेजमेंट के लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि मैनेजमेंट जो है वो हर तरह के पॉइंट्स का मैनेजमेंट को आंसर मिलता है। मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है फर्दर इन्वेस्टमेंट का तो मिलेगा यहाँ पर। बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या है वो मैनेजमेंट देख सकती है। फ्यूचर ग्रोथ ट्रेंड्स क्या रहेंगे वो भी मैनेजमेंट को पता चलेगा। लिक्विडिटी पोजीशन, सोल्वेंसी पोजीशन या अदर फर्म्स के कंपैरिजन में हम कैसा कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैनेजमेंट को मिलती है। तो ये मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंस हो गई। अब है इन्वेस्टर के लिए, तो इन्वेस्टर को तो भाई यही देखना है कि मेरा जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट का वो सिक्योर होना चाहिए और जो मैं अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा हूँ वो सिक्योरली मुझे वापस मिल जाए। तो बिजनेस की सोल्वेंसी पोजीशन और लिक्विडिटी पोजीशन के ऊपर फोकस करेगा तो वो उसको मिलेगी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल एनालिसिस से। क्रेडिटर्स के लिए, अब क्रेडिटर्स शॉर्ट टर्म होते हैं तो वो बेसिकली उनको फाइनेंशियल एनालिसिस जो है ना वो लिक्विडिटी के बारे में बताता है कि लिक्विडिटी कैसी है, कि उनका जो जितना भी उन्होंने शॉर्ट टर्म क्रेडिट दिया हुआ है वो उनका पे ऑफ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। गवर्नमेंट जो है वो क्या देखती है कि जो ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग जो भी बिजनेस हैं उनके ऊपर टैक्स रेट जो है वो बढ़ाया जाता है। जो लेस प्रॉफिटेबल प्रॉफिट मेकिंग जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएं। तो वो सारा उनके कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को, जब फाइनेंशियल एनालिसिस होगा कि फाइनेंशियल एनालिसिस में से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल करके आएंगे तो गवर्नमेंट उसको स्टडी करके अपनी आगे पॉलिसी मेकिंग का काम कर सकती है। नेक्स्ट क्या है सिग्निफिकेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज है, यूनिट ट्रस्ट है, जो बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं, वो लोग भी इस फाइनेंशियल एनालिसिस से बिजनेस की लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी को स्टडी करते हैं कि बिजनेस को लोन देना कितना एक जो है वो सिक्योर रहेगा वो सब। देन एम्प्लॉयज के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, अब एम्प्लॉयज जो है वो ये देखते हैं कि बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है ताकि वो आगे अपना फ्यूचर में डिसीजन ले सकें कि हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बने रहना है, उस कंपनी के साथ हमें कितना जो है वो बोनस की डिमांड करनी है, क्या हमारे सैलरी स्ट्रक्चर रहने चाहिए। तो एम्प्लॉयज के लिए इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो यूजफुल रहता है। देन स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज जो है वो ये देखती हैं कि आपका जो अर्निंग रेशो आ रहा है या अर्निंग पर शेयर जो है वो उसको डिटरमाइन जो है वो उसको एनालाइज करती हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनको स्टडी करके वो ये देखना चाहेंगे कि आपका अर्निंग पर शेयर कितना है, कि एवरी जो शेयर है उसके ऊपर कितनी डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है। तो इस एनालिसिस की हेल्प से वो मार्केट प्राइस जो है कंपनी के शेयर्स का डिटरमाइन करती है स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज। देन है टैक्सेशन अथॉरिटीज, टैक्सेशन अथॉरिटीज ये देखती हैं भाई आप अपने जो अकाउंट्स हैं उनको
लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं या नहीं, करेक्ट प्रॉफिट शो करें, कोई विंडो ड्रेसिंग ना हो। रिसर्चर जो है वो बिजनेस की, दो बिजनेसेस जो है सेम नेचर के, उनके ऊपर स्टडी करते हैं कि दोनों बिजनेसेस सेम नेचर ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, दोनों कंपनीज, तो उनके प्रॉफिट्स में अगर डिफरेंस है तो उसके ऊपर स्टडी होगी। प्रोडक्ट रिलेटेड क्या ट्रेंड में जा रहा है उसके ऊपर जो है वो रिसर्च करेंगे। तो इस तरह से रिसर्चर्स के लिए भी यूजफुल है। और अदर पार्टीज इन जर्नल, लास्ट आप कह सकते हैं कि इन जर्नल अदर पार्टीज जो हैं लाइक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो अपने अपने पर्पस के लिए भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं। बेसिकली देखना है कि किसी प्रोडक्ट का मार्केट शेयर क्या जा रहा है, कितना मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। तो इस तरह से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको भी इंफॉर्मेशन देने में यूजफुल होती हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस क्या है कि हर चीज का जिसके जितने बेनिफिट हैं वहां कुछ ना कुछ लिमिटेशन आपको मिलेगी। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है यहाँ पर कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, एनालिसिस की बात नहीं हो रही है कि आप एनालाइज करो, पहली बात हो रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट या P&L को बनाना। तो वो जो आप बनाते हो वो आपकी अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस पर बेस्ड है। जैसे हमारा एक अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है कि हमें कंजर्वेटिज्म वाले तरीके से चलना है, यानी आपको प्रॉफिट को तो प्रॉफिट जो है वो नहीं एज्यूम करना है, बट कोई लॉस है तो उसको एडवांस में ले लो, प्रोविजन बना दो, तो उससे आपका जो फाइनल प्रॉफिट निकलता है वो एक्चुअल प्रॉफिट से कम होता है आपका, क्योंकि आपने कंटीजेंट लाइबिलिटी के रूप में भी दिखाया, आपको कोई प्रोविजन है जहां डाउट भी है आपको उसके लिए भी प्रोविजन बनाया, तो इसकी वजह से ट्रू पोजीशन नहीं पता चलती, तो फाइनेंशियल एनालिसिस भी ट्रू नहीं होगा। तो ये इस तरह की कुछ लिमिटेशंस हैं जो एक्चुअल में लिमिटेशन है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बनाने की, जो कि अफेक्ट कर देती है एनालिसिस को भी। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि कुछ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमने शो कर दी है अगर, तो उस टाइम पे भी हमारा ये यूजफुल नहीं होगा। विंडो ड्रेसिंग कि कुछ भी हमने जो है वो ऊपरी दिखावट कर रहे हैं, हम कुछ भी ऐसा शो ऑफ कर रहे हैं, लाइक हमने जो है वो ईयर के एंड में कुछ परचेज की, उसको हम अभी नहीं दिखा करके नेक्स्ट ईयर में शो कर दे, तो इस ईयर का तो हमारा अच्छा आ जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा शो हो जाएगा, तो विंडो ड्रेसिंग हो गई। प्राइस लेवल चेंजेस को भी शो नहीं करता है कि इस ईयर आपने जो है वो सपोज करो 1000 यूनिट्स बेचे हैं, 10 रुपीज़ का एक यूनिट है, तो आप कहोगे कि 10,000 का हमने जो है वो टर्नओवर रखा। अगले ईयर भी आपने सेम 1000 यूनिट सेल किए, लेकिन प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा, तो आपने 15,000 रुपीज़ का जो है सेल हुआ। तो यहाँ हम कह सकते हैं ना कि हमारा तो भाई 50% जो है, अगर अमाउंट के हिसाब से देखें तो 50% सेल में इंक्रीमेंट हुआ है, बट एक्चुअल में तो यूनिट्स तो उतने ही बेचे आपने, बिजनेस तो आगे नहीं बढ़ा। मार्केट का प्राइस इंक्रीज हुआ ना, बट उससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, हम तो उतना यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बिजनेस तो एक्सपेंड नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से ये प्राइस लेवल चेंजेस को इंडिकेट ही नहीं करता है, वो हमें देखना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कई बार आपको जो है वो मिसलीडिंग रिजल्ट्स दे सकता है। देन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज कई बार हम जो है अपना लेते हैं। तो अब अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट अपनाने से क्या मतलब है यहाँ पर कि आपने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का जो है अलग अलग मेथड अपना लिया। कुछ बिजनेसेस ने ओरिजिनल कॉस्ट और कुछ ने जो है वो डिमिनिशिंग बैलेंस से किया, तो रिजल्ट अलग अलग आएंगे प्रॉफिट के, क्योंकि दोनों में डेप्रिसिएशन अलग अलग निकलता है। तो ये भी एक लिमिटेशन हो गई, क्योंकि ऐसी कोई फिक्स पॉलिसी तो है नहीं कि इसी मेथड से आपको चलना है, डिफरेंट मेथड है आपके पास। देन जो एनालिस्ट होता है उसका भी एक जो है अपना पर्सनल जजमेंट करने का तरीका है, कि अब अगर उसने देखो एनालिस्ट जो है वो अपने लेवल पर जो है कुछ चीज़ों को अलग वे में ले रहा है, जैसे कि हमें अगर कैपिटल एम्प्लॉयड देखना है तो कोई एनालिस्ट कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो ओनली शेयर होल्डर फंड्स को ले सकता है, कुछ एनालिस्ट शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी को कैपिटल एम्प्लॉयड मानते हैं। तो यहाँ भी जो है वो रिजल्ट्स आपके डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स जो होंगे आपको। और यहाँ क्या कहता है आपसे कि फोरकास्टिंग करने में डिफिकल्टी होती है, कि फ्यूचर से रिलेटेड कुछ हमें फोरकास्ट करना है, प्रिडिक्शन करना है, तो वो भी आपका मिसलीडिंग रहेगा अगर हमारा एक्चुअल करंट जो डेटा है वो ही अगर क्लियर नहीं है। तो क्वालिटेटिव जो है हमारे रिजल्ट्स
वो भी हमारे जो हैं वो उनको भी कंसिडर नहीं करता है कि लाइक बिजनेस की गुडविल जो है वो कितना बेटर, अच्छे से कस्टमर से हम डील कर रहे हैं, हमारा एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट का रिलेशन कितना बेटर है। तो ये क्वालिटेटिव चीज़ों को भी इग्नोर करती है हमारी अकाउंटेंसी, जिससे हम एक्चुअल रिजल्ट्स हमें नहीं मिल पाते। और जो सिंगल ईयर का हमारा डेटा होता है, वो सिंगल ईयर का डेटा हमारे लिए कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। यानी हॉरिजॉन्टल जो आपका जो वर्टिकल एनालिसिस होता है, नॉट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एनालिसिस जो होता है वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहता है, बिकॉज वहाँ पे एक सिंगल ईयर के डेटा पर के ऊपर ज़्यादा कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते। तो ये था आपका ये चैप्टर, और ये लास्ट चैप्टर था आपके सिलेबस का। नाउ योर सिलेबस इज कंप्लीटेड। अब हमें सिर्फ रिवीजन करना है, जो कि हम इशू ऑफ शेयर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी आपका रिसेंटली कंप्लीट हुआ है वो चैप्टर। तो उसी के सेम हमें, हमारे पास हम वीडियोस से तो पढ़ ही रहे हैं, क्लासरूम में क्लासेस अटेंड करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ योर टर्न स्टार्ट्स कि अब आपको रिवीजन स्टार्ट करना है, बिकॉज सिलेबस हमारा जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, बिजनेस स्टडी एंड इन अकाउंटेंसी। थैंक यू सो मच।